आइए बच्चों, आज हम स्वर और स्वर का उच्चारण बताते हैं कि आज हम कई दिन के बाद ये वीडियो डाल रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, खास करके उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है स्वर के बारे में कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। इस तरीके से हमने आज स्वर और स्वर के उच्चारण के स्थान के बारे में इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। उसको आप अच्छे से समझिए और अच्छे से जानिए, और जब भी एग्ज़ाम देना हो तो उसमें आप अच्छे से करके आइए और आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो आइए फिर हम स्वर जानते हैं कि स्वर होता क्या है। फिर उसके बाद हम स्वर को 2 भागों में या 3 भागों में बांटेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे कि उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान बताइए। तो स्वर का उच्चारण स्थान आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि स्वरों का उच्चारण कैसे करें। और हाँ, ये भी बताएंगे कि स्वर हिंदी में कितने होते हैं। ये भी कन्फ्यूज़न का क्वेश्चन रहता है। अक्सर बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं कि स्वर कितने होते हैं हिंदी में, उसको भी हम बताएंगे आपको। इस प्रकार से बच्चों, आइए हम स्वर की परिभाषा से शुरू करते हैं कि स्वर क्या है। तो इस प्रकार से हम यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, और वो परिभाषा है, स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनियों की सहायता नहीं ली जाती। यह मुख से एक झटके बिना अवरोध के बाहर निकलती है। अर्थात इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी चीज जब हम बोलते हैं तो उसमें स्वर अवश्य ही रहता है। अर्थात जो भी हमारे मुख से आवाज निकलती है वो स्वर के बिना नहीं निकल सकती है। अर्थात जो स्वतंत्र ध्वनियां निकलती हैं, जिसको व्याकरणिक ने इकट्ठा किया, तो उसमें से जो स्वतंत्र ध्वनियां हुई, जो जिसको हम स्वर कहते हैं, वो हमारे 11 होते हैं। और उन्हीं 11 स्वरों की बात इसमें हम करने वाले हैं। अर्थात ऐसे अक्षर जो बिना अवरोध के हमारे मुख से बाहर निकलते हैं, जिसमें किसी चीज की, किसी का जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती, ताकत लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वो अबाध रूप से हमारे मुख से निकल आते हैं बिना किसी दूसरे की मदद से। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो स्वर निकलते हैं वो हमारे शरीर के यानी मुख के किसी भी भाग से भी सहायता लेते नहीं, बल्कि वो अबाध रूप से निकलते हैं। अर्थात हमारे मन में उसको बोलने की इच्छा हुई और हमारे मुख से वो निकल आते हैं। इस प्रकार से वो शब्द कहाँ से निकल करके आते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी प्रकार से कोई शब्द अगर बनता है तो बिना स्वर का नहीं बनता है। अर्थात कोई भी शब्द होता है तो उसमें स्वर अवश्य रहता है, तभी हमारे मुख से बाहर निकलता है। अर्थात कोई भी शब्द अगर हम बोलें, अगर उसमें स्वर नहीं है तो उस शब्द का उच्चारण हमारे मुख से नहीं हो पाएगा। अर्थात वो शब्द हमारे मुख से बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार से स्वर ही है जो हमारी अंदर की भावनाओं को शब्दों के रूप में बदल कर बाहर करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं उसको जब हम व्यक्त करते हैं तो वो शब्द जो हम व्यक्त करते हैं वो स्वर की सहायता से शब्द निकलते हैं। उसी को वो जो है सहायता लेते हैं स्वर की। लेकिन स्वर जो होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, वो किसी से सहायता नहीं लेता है। इस प्रकार से हमने देखा कि स्वर जो हुए वो हमारे 11 हैं। अर्थात आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यही हमारे 11 स्वर होते हैं। इसमें अह जो दिया है वो अनुस्वार और अनुनासिक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये 11 स्वर है यही हिंदी का मेन स्वर है। इसी को हमको देखना है। बाकी की बात हम बाद में करेंगे कि अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, और किस तरीके से हमारे अह जो है वो स्वर नहीं है वो क्या है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम केवल इन्हीं 11 स्वर की चर्चा करते हैं कि स्वर जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिनको हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर 2 भागों में बांट दिया जाता है। कभी कभी लोग सोचते हैं
कि इसको ह्रस्व क्यों कहते हैं और इसको दीर्घ क्यों कहते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें एक मात्रा की गिनती होती है और इसमें दो मात्रा की गिनती होती है। अर्थात इसको थोड़ा स्लो बोलने से ये आवाज निकलती है और इसको थोड़ा तेज बोलने से निकलता है। अर्थात इसमें एक मात्रा है यानी एक गुना जोर लगाना है और इसमें दो गुना जोर लगाने से, ताकत लगाने से ये स्वर उभर कर आता है, इसलिए इसको ह्रस्व और इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो हमारे ह्रस्व स्वर के अंदर आप तीन ही चीज को देख रहे हैं, तीन स्वर जो दिए गए हैं यही ह्रस्व के अंदर आते हैं, अर्थात आ, ई, उ और री। ये विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, री अगर कभी भी पूछा जाए कि ये दीर्घ है कि ह्रस्व है, तो री जो है हमेशा ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। अर्थात हमारा ह्रस्व स्वर जो है वो चार ही है, आ, ई, उ और री। इसके अलावा जो और स्वर दिए हुए हैं, 7 स्वर दिए हुए हैं, ये या तो दो स्वरों को मिलाकर बना हुआ है या फिर उसमें क्या कहते हैं जोर लगाकर बोलना पड़ता है, इसीलिए ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे ये अगर हमारा आ पढ़ा जाए तो इसको आ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसको खींचा जाता है, दो गुना मात्रा लगाई जाती है, आ कहने से होगा। इसी प्रकार से ये बड़ी बोलते हैं जिसको दीर्घ स्वर बड़ी कहलाती है, अर्थात इसको भी थोड़ा खींच कर बोला जाता है। ई और ये बड़ा ऊ है, इसको भी खींच कर बोलेंगे ऊ। अर्थात ये हमारे जो स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसी ना किसी दो स्वर से आपस में मिलकर बने हुए हैं, अर्थात इसमें दो मात्रा लगी हुई है, ए है ये आए है, अर्थात इसमें भी दो मात्रा, इसमें भी मात्रा लगी हुई है, इसमें ओ है, इसमें भी मात्रा लगी हुई, ये भी औ है। इस तरीके से हमारे ये जो स्वर हैं वो थोड़ा खींच कर बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि ये जो दीर्घ स्वर होते हैं ये दो स्वरों को मिलकर बनते हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों मुख्य रूप से स्वर हमारे दो ही प्रकार के होते हैं, एक को ह्रस्व स्वर कहा जाता है और दूसरे को दीर्घ स्वर कहा जाता है। अर्थात 11 स्वर को 4 स्वर हमने ह्रस्व में रख दिया और 7 को हमने दीर्घ में रख दिया। इस प्रकार से इसका दो भागों में डिवीजन हो गया, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा इसके बाद क्या डिवीजन है स्वर का, तो स्वर का उच्चारण के स्थान पर, अर्थात हमारी जो जिह्वा है उसके स्थान पर हम स्वर को डिवीजन बांटते हैं, तो वो 3 भागों में बंटकर आता है। ये कहाँ से निकल रहा है इसके आधार पर इसका डिवीजन किया गया है, अर्थात इसमें अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर की बात की गई है। अर्थात स्वर के अंदर ही हमारे 11 जो स्वर हैं उसी के अंदर कुछ स्वर अग्र होते हैं, कुछ स्वर पश्च होते हैं और कुछ स्वर जो है आपके मध्य के होते हैं। इस प्रकार से इस स्वर के स्थान को भी हम जानेंगे, उच्चारण स्थान को भी जानेंगे, अर्थात जिह्वा हमारा कहाँ पर काम करती है, किस अक्षर को बोलने में कैसे काम करती है, उसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। और ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अक्सर एग्जाम में इन्हीं के बारे में पूछा गया है कि कौन सा अग्र स्वर है और कौन सा मध्य स्वर है और कौन सा पश्च स्वर है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं ताकि एग्जाम में कभी भी आए अगर अग्र स्वर, पश्च स्वर या मध्य स्वर की बात करें तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लें। इस प्रकार से हमने एक फिगर, एक चित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की है और हो सकता है कि आपको आ भी जाए। ये आपके सामने एक फिगर रखा गया है, ये एक फिगर मानव का सर है, अर्थात इसके बीच में जो दिखाया गया ये जिह्वा है, अर्थात जिह्वा के आधार पर हमने स्वर को 3 भागों में बांटा है। अर्थात जिह्वा के पीछे वाले भाग को पश्च भाग कहेंगे और मध्य वाले भाग को मध्य भाग और आगे वाले भाग को अग्रभाग कहेंगे। इस प्रकार से इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इसके आगे जो भी वीडियो हम डालेंगे व्यंजन के बारे में, तो व्यंजन का उच्चारण स्थान कहाँ होता है उसी फिगर के आधार पर हम आगे की बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आप फिगर को जान गए तो जिंदगी में कभी आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी और आसानी से आप
उस अक्षर को, उस स्वर को उच्चारण करके आप बता सकते हैं कि वो अग्रभाग का है या मध्य भाग का है या पश्चिम भाग का है। तो आइए इनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला डिवीजन दिया गया, भाग दिया हुआ अग्र स्वर, अर्थात अग्र स्वर के अंतर्गत हमने ई और ए रखा है। इसका आप उच्चारण करिए और आप उच्चारण करके देखिए कि ये कहाँ से निकलता है। अर्थात जब हम ई बोलते हैं तो हमारे जीभ का अगला भाग ही क्या कहते हैं, जीभ का अगला भाग ही अग्रेसित होता है। अर्थात हमारे मुख के, जीभ के अगला भाग जो है ई बोलता है। अर्थात ई का जो उच्चारण स्थान हुआ वो आगे जीभ का अगला भाग है। ई पीछे से नहीं निकलेगा, पीछे से केवल हवा प्रेषित की जाती है और बनाता कौन है, या जीभ का अगला भाग ही ई को बनाने का काम करता है और पीछे से हवा दे करके उसे गति दी जाती है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा ई है वो जो है अग्र स्वर के अंतर्गत आएगा। ये भी हमारा यहीं से जीभ को ऐंठ करके बोलने की जो कला है वो आगे से है। अर्थात ए भी हम अग्र भाग से ही बोलते हैं। एक बार बच्चों आप इसका उच्चारण स्वयं करके देखिए कि ई और ए कहाँ से निकलते हैं। अगर ये चीज आप अपने अंदर एनालिसिस कर लेंगे, प्रैक्टिकल कर लेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। अर्थात इसका उच्चारण करिए ई और ए, ये दोनों का उच्चारण स्थान आपने जान लिया कि ये जीभ के अगले भाग से निकल रहा है। अर्थात जीवा जो भी काम कर रही है वो आगे की तरफ काम कर रही है और पीछे से केवल हवा दिया जाता है, अंदर से आने वाली हवा, और वो जो हवा है वही स्वर है। अर्थात इस स्वर को बनाने में जीवा का अगला भाग कम करता है और स्वर को गति देने में जो है पीछे से हवा आती है, वही है। अब आगे देखते हैं मध्य भाग। मध्य भाग का उच्चारण स्थान थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि मध्य भाग से स्वर बनना बहुत मुश्किल है, वजह कि उसमें भी कला है। आइए देखते हैं कि मध्य स्वर में केवल आ को रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन का विषय है कि आ का भाग कहाँ से है। आ जब हम बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से निकल रहा है, मध्य से निकल रहा है कि बीच से निकल रहा है कि आगे से निकल रहा है। लेकिन इसको गौर से, ध्यान से, प्रैक्टिकली आप बोलिए आ, तो ये पता चला कि हमारा जो वायु है वो बीच में आकर के कुछ रुकता है, उसके बाद बाहर होता है। अर्थात जिह्वा जो है वो आ को मध्य भाग से बनाती है और प्रेषित जो हवा दे रही है वो अंदर से आकर के उसको हा का रूप दे देती है। इसी तरीके से इस आ को जब हम बड़ा आ में तब्दील करते हैं तो हमको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और वो आ यहाँ ना बन करके पीछे बनने लगता है। क्यों? क्योंकि हमको जब जोर लगाने की जरूरत पड़ती है तो ये आ, छोटा आ अर्थात हस आ जो है बीच में ना बन करके वो पीछे की तरफ बनेगा। वजह ही कि जब हम प्रेषित करते हैं, ज्यादा ताकत लगाते हैं, तो वही आ यहाँ ना बन करके यहाँ बनने लगता है। अर्थात इसमें ज्यादा हवा की आवश्यकता होती है, ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, इसलिए बड़ा आ जो होगा वो हमारा पश्च स्वर कहलाता है। तो अर्थात हम ये जाना कि मध्य भाग में केवल और केवल आ को रखा गया है और आ ही मध्य भाग, जीभ के मध्य भाग में बनता है, बाकी हवा के द्वारा उसका उच्चारण हो जाता है, यानी आवाज निकलती है हवा के द्वारा। इस प्रकार से हमने मध्य स्वर के बारे में जाना कि मध्य स्वर केवल एक होता है, वो है आ, और अग्र स्वर 4 होते हैं, ई और ए। इस प्रकार से हम आगे आते हैं तीसरे नंबर पर कि पश्च स्वर क्या होते हैं। तो पश्च स्वर का मतलब ये हुआ कि जो गले से निकले, गले यानी जीभ के पिछले भाग से, तो ये जीभ का अगला भाग, ये मध्य भाग और ये पिछला भाग, तो यहां से जो स्वर निकलेंगे वो पश्च स्वर कहलाएंगे। अर्थात जो पश्च स्वर में दिया गया है उ और ओ और आ, तो ये सारे जो स्वर दिए हुए हैं इनका आप उच्चारण करिए, उच्चारण करके आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिकल करिए, आपके मुख खुद बताएंगे कि ये आग कहाँ से निकल रहे हैं। अर्थात ये पीछे से निकल रहे हैं या आगे से निकल रहे हैं, तो इसका उच्चारण करिए उ
ओ औ आ। इस प्रकार से हमने देखा जब हम ऊ बोलते हैं तो अंदर की तरफ से आ रहा है, वो बाहर से कहीं नहीं बनता, अर्थात ऊ करते हैं तो यहां से निकल करके आता है। इसीलिए इसे हम पश्च भाग में रखते हैं। इसी प्रकार से ओ औ आता है तो ओ अंदर से हलक के जरिए वहां बनावट पैदा करता है, वो वहां से निकलता है, आओ भी वहीं से निकलता है, और हमने बताया जो बड़ा आ है वो भी वहीं से निकलता है। इसमें आ जो है, आ ही एक ऐसा स्वर है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आ दिया हुआ है तो आप सोचोगे कि पीछे से निकल रहा है कि आगे से निकल रहा है, तो रियलिटी ये है कि हवा आ जो है, केवल आ वो मध्य भाग में बनता है, और पीछे से जो हवा आती है इससे हमें मालूम होता है कि वो पीछे से निकल रहा है, लेकिन बनता हमारा जो है मध्य से है। इसीलिए इसको अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में बांटा गया है। इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि स्वर और स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, स्वरों की संख्या क्या है, और इस प्रकार से जो है आपने पूरी तरह से जान लिया कि, और ये भी हम आपको बता दूं कि स्वरों की जो संख्या है वो 11 होती है। ये ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये जो है स्वर को जो 2 भागों में बांटा गया है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर ये भी आपका इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से बच्चों ये खास करके टीजीटी, पीजीटी या हायर एजुकेशन या इस प्रकार के कंपटीशन होते हैं बहुत सारे, जिसमें स्वर के बारे में पूछा जाता है। आपको हिंदी के बारे में अच्छी जानकारी लेने के लिए और अच्छी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस चैनल को आगे देखने के लिए वीडियो का इंतजार करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।